प्रथम क्लास में हमने छात्र शिक्षण, शिक्षकों की समस्याएं, खंड शिक्षण आदि के बारे में चर्चा की थी और द्वितीय अध्याय में हमने शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्रों के बारे में बात की। आगे हम अनुदेशनात्मक विधियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करता है, जैसे वार्तालाप विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, वर्धा प्रणाली, विनय टेका विधि, क्रीडन विधि, प्रोजेक्ट विधि, मोटेंसरी विधि, आगमन निगमन विधि, डाल्टन योजना विधि। जिसमें पहली विधि है वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि में हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। योकम और सिम्पसन ने 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य मित्रतापूर्ण और अनौपचारिक बातचीत को वार्तालाप कहा है। वार्तालाप का प्रस्तुतिकरण उत्तम वक्ता द्वारा किया जाना चाहिए। वार्तालाप में सभी व्यक्तियों का संयोग होना जरूरी है। वार्तालाप का संचालन रुचिकर विषय के माध्यम से होना चाहिए। वार्तालाप करने का उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए। वार्तालाप के दौरान शुद्ध उच्चारण बोलने चाहिए। वार्तालाप के लिए यदि हम विषयों की चयन की बात करते हैं तो उसमें कक्षा के विषयों के अनुसार चयन किया जाता है, जिसमें निम्न कक्षाओं के लिए विषय होते हैं विद्यालय में पुस्तकालय तथा पुस्तकें, सामान्य वातावरण में प्रयोगशाला, कार्यशाला, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र तथा रेखाचित्र, खेलकूद, पेड़ पौधे और पालतू जीव। माध्यमिक कक्षाओं के विषय के बारे में बात करें तो उसके विषय है विज्ञान, कला, राजनीतिक विज्ञान, साहित्य, यात्रा, खेल से संबंधित विषय। और उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए विषय है आलोचनात्मक विषय, पर्यावरण, जनसंख्या, उत्पादन, व्यापार, राजनीति आदि। वार्तालाप की विधि के गुणों के बारे में बात करें तो यह विधि भाषा में सुधार करने वाली विधि है, उच्चारण में सुधार लाती है, आलोचनात्मक सजगता में बढ़ोतरी लाई जा सकती है, अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है, बोलचाल की कला में कुशलता आ जाती है और छात्र अपनी बात को ठीक प्रकार से प्रस्तुत करने का कौशल विकसित कर सकता है। दूसरी विधि है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड। बॉलिंग के अनुसार पर्यवेक्षित अध्ययन विधि से तात्पर्य है विद्यार्थी का समुचित निर्देशन, ताकि वह कक्षा में अध्यापक के निरीक्षण में कार्य करता हुआ स्व अध्याय की कुशल प्रविधियों से परिचित हो सके और उन पर अधिकार प्राप्त करके उनका कुशल प्रयोग करे। सन 1971 में डेजी मार्विल जॉन ने इस पद्धति का सुझाव दिया। पर्यवेक्षण अध्ययन के सोपान, स्टेप ऑफ सुपरवाइज्ड स्टडी। पहला सोपान है अध्ययन कार्य का निर्धारण। पर्यवेक्षण के समय सबसे पहले हमें अध्ययन क्या करवाना है उसका निर्धारण कर लेना आवश्यक है। दूसरा है अध्ययन के लिए निर्देश। अध्ययन किस प्रकार से करना चाहिए उसके लिए भी अध्यापक द्वारा छात्रों को समय समय पर निर्देश देते रहना चाहिए। शिक्षक के द्वारा पर्यवेक्षण, अध्यापक के द्वारा छात्रों का पर्यवेक्षण किस प्रकार से करना चाहिए ताकि छात्र सुचारू रूप से शिक्षण कार्य कर सके। साथ ही पर्यवेक्षण के दौरान शामपट किस प्रकार से होना चाहिए ये भी छात्रों को बताना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण अध्ययन के गुण। पर्यवेक्षण के दौरान हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और पर्यवेक्षण से क्या लाभ है इसके बारे में हम बात करते हैं। जिसमें पहली पॉइंट आता है, इसके द्वारा छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जा सकता है। छात्र में अनुशासन विकसित होता है, छात्र सक्रिय रहते हैं, साथ ही उनमें तर्क, निरीक्षण और बोध करने की क्षमता का विकास होता है। इसके द्वारा विषय को कैसे पढ़ा जाए इस बात की भी जानकारी छात्रों को मिलती है। इस विधि के अनुसार शिक्षण आयोजित करने पर प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी व्यवस्थित प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ सकता है। यदि हम पर्यवेक्षण अध्ययन के दोषों की बात करें तो इसमें पहला दोष आता है कि जिन विद्यालयों में संबंधित साहित्य की प्रतियां निकालने का प्रावधान नहीं होता, वहां छात्रों का समय संबंधित साहित्य की खोज में ही नष्ट हो जाता है। दूसरा है, इस विधि के सफलतापूर्वक संचालन हेतु विशिष्ट रूप से दक्ष शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिनका हर विद्यालय में होना संभव नहीं है। यह उच्च स्तर पर ही अधिक उपयोगी है। इसके द्वारा कुछ विषय जैसे गणित आदि पढ़ाया जाना अधिक प्रभावी नहीं होता है। तीसरी विधि है वर्धा प्रणाली। 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा के शिक्षा निकेतन में इस विधि को स्वीकार किया गया। इस कारण इसे वर्धा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस शिक्षण प्रणाली में बालक को विभिन्न प्रकार के वस्तु उद्योग के माध्यम से स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए बालकों को कताई, बुनाई, कृषि कार्य, फल सब्जी उत्पादन आदि की शिक्षा दी जाती है। साथ ही सामाजिक अध्ययन व सामान्य विज्ञान के विषय पढ़ाए जाते हैं। वर्धा प्रणाली के गुण: श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करना,
नागरिकता के गुणों का विकास करना, सामाजिक उत्तरदायित्व का संवर्धन करना और उद्योगशीलता का विकास करना सम्मिलित होता है। वर्धा प्रणाली के कुछ दोष है, जिसमें पहला दोष है कि बाल केंद्रीय शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है। दूसरा दोष है पाठ्य पुस्तक की कमी। तीसरा है बौद्धिक विकास का महत्व कम उद्योग जगत विकास की तुलना में। नेक्स्ट विधि है विनेटेका विधि। इस योजना का जो प्रारंभ है डॉक्टर कार्लटन वास्टबर्न ने अपनी पुस्तक एडजस्टिंग द स्कूल टू द चाइल्ड में की है। इस योजना में शिक्षण की व्यवस्था बालकों को व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर की गई है, जिसमें बालक उसकी क्षमता व योग्यता के अनुसार विकास करता है। इस योजना में समय इकाई को महत्व न देकर स्थानीय इकाई को महत्व दिया जाता है। समय इकाई में बालकों को एक निश्चित अवधि में कार्य को पूरा करना होता है, जबकि स्थानीय इकाई में किसी भी अध्ययन स्तर पर कितना सीखना है और क्या करना है इसके बारे में ज्ञान तथा जानकारी दी जाती है। बालक स्वयं अपनी गति के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसके बाद बालक का निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है और अधिगम त्रुटि व कमियों को जानकर उनका समाधान करता है। बालक मार्गदर्शन के माध्यम से अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। विद्यालय में यह योजना 2 भागों में बांटी जाती है। प्रातःकालीन सत्र में पाठ्य विषयों का अध्ययन और सायंकालीन सत्र में अध्ययन निर्भर क्रिया आदि का आयोजन किया जाता है। विनेटेका योजना की गुण: बालक स्वतंत्र रहकर अपनी गति के अनुसार स्वयं अध्ययन करता है, ये इसका पहला गुण है। दूसरा गुण है कि व्यक्ति विभिन्नता पर ध्यान दिया जाता है। सामाजिक गुण का विकास होता है क्योंकि समूह में कार्य करते हैं। और चौथा गुण है स्व अध्याय को महत्व दिया जाता है। अब विनेटेका योजना की हम दोषों की बात करते हैं, उसमें पहला दोष आता है प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव में यह विधि नहीं की जा सकती है। दूसरा, भाषा शिक्षण के लिए यह उपयुक्त नहीं है। तीसरा, छात्रों की संख्या अधिक व कम भी हो सकती है। नेक्स्ट विधि है क्रीडन विधि। क्रीडन विधि में बालकों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। हेनरी कॉल्डबेक कुक ने इस प्रकार से शिक्षा देने पर बल दिया। इस विधि के माध्यम से बालक शिक्षण में रुचि लेते हैं। क्रीडन विधि के गुण: पहला गुण है कि इस विधि में रुचि व क्रिया को महत्व दिया जाता है। कठिन विषयों को सरल व रुचिकर बनाया जाता है। ज्ञान स्थायी प्राप्त होता है। बालक स्वतंत्र रहकर शिक्षा प्राप्त करता है। साथ ही आत्म अनुशासन भी सीखता है और अच्छे चरित्र के गुणों का विकास होता है और सामाजिकता की भावना का विकास भी विकसित होता है। यदि हम इनके दोषों के बारे में बात करें तो पहला दोष है कि सभी विषयों का शिक्षण ज्ञान विधि के माध्यम से नहीं करा जा सकता, मतलब अर्थात कीर्तन विधि के माध्यम से नहीं करा जा सकता। दूसरा दोष है शारीरिक विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट विधि है प्रोजेक्ट विधि। प्रायोजना विधि सन 1918 में प्रोफेसर जॉन डिवी ने दी। विलियम किलपैट्रिक ने इस योजना को एक पद्धति का रूप दिया। उनके अनुसार योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे पूरे मन से सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है। प्रायोजना विधि का प्रयोग सबसे पहले व्यावसायिक क्षेत्र में किया गया है। इस विधि में छात्र छात्राओं को स्वयं कार्य करने के लिए दिया जाता है जो उसके लिए उपयोगी तथा लाभकारी होता है। छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो, इसके लिए उन्हें योजना के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इस विधि में उद्देश्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति हेतु एक योजना तैयार कर ली जाती है एवं छात्र उसे अपनी रुचि के अनुसार पूरा करता है। इसके बाद कार्य का मूल्यांकन किया जाता है और प्रायोजना विधि का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र के अलावा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी आदि क्षेत्रों में भी किया जाता है। प्रायोजना को व्यवहारिक रूप देना, जिसमें कार्यक्रम बनाने से के पश्चात छात्रों की रुचि व योग्यता के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है। छात्र कार्य करते हैं और सामने न आने वाली समस्याओं का समाधान भी करता है। प्रायोजना के इस सोपान में छात्रों द्वारा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हुई अथवा नहीं, इन बातों का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसके भी कुछ दोष है, जिससे पहला दोष है छात्रों को योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन किया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। लोकतांत्रिक व सामाजिक भावना का विकास किया जाता है। छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता आदि का गुणों का विकास भी होता है। गुणों की बात करें तो पहला गुण है इसमें अधिक समय, शक्ति, धन की आवश्यकता होती है। प्रायोजना विधि के दोष: अधिक समय, शक्ति व धन की आवश्यकता, विषय वस्तु की तारतम्य अभाव, उत्साही शिक्षकों का अभाव, सभी विषयों के शिक्षणों के लिए उपयोगी नहीं और पाठ्य पुस्तकों का
अभाव। मोटेंसरी विधि। मोटेंसरी विधि श्रीमती मोटेंसरी ने दी। इस विधि में खेल के माध्यम से शिक्षण कराने पर जोर दिया जाता है। बालक स्वतंत्र रहकर शिक्षा प्राप्त करता है। 3 से 7 वर्ष की आयु में बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखने के लिए प्रयासरत रहता है। इसमें हम चरणों की बात करें तो पहला चरण आता है व्यवहारिक जीवनगत क्रियाएं। इसमें शारीरिक गतिशीलता को महत्व दिया जाता है, जैसे चलना, सामान उठाना, कपड़े पहनना, कमरा साफ करना आदि। ज्ञानेंद्रियों की प्रशिक्षणगत क्रियाएं, शाब्दिक निर्देश से वस्तु पहचानना। प्रारंभिक जानकारी में पहले लिखना, पढ़ना आदि आता है। लिखना सिखाने के लिए लेखनी पकड़ने का अभ्यास, अक्षर ज्ञान एवं ध्वनिगत उच्चारण करना महत्वपूर्ण माना जाता है। पढ़ना सीखने की क्रिया में अक्षर आकृति तथा उच्चारण ध्वनि में तादम्यता स्थापन अभ्यास के माध्यम से कराया जाता है। नेक्स्ट विधि है आगमन तथा निगमन विधि, डिडक्टिव एंड इंडिडक्टिव मेथड। आगमन विधि वह विधि है जिसमें विभिन्न तथ्यों, उदाहरणों के निरीक्षण व निष्कर्षों के आधार पर एक सामान्य नियम का प्रतिपादन किया जाता है। लैंडन के अनुसार जब हम छात्रों के समक्ष उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं तो इसके पश्चात बालकों से स्वयं उनके निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं, तो इस शिक्षण विधि को हम आगमन विधि कहते हैं। आगमन विधि निम्न शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों की पत्तियों को देखने के बाद छात्र इस निष्कर्ष पर होता है कि प्राय पत्तियों का रंग हरा होता है। आगमन विधि के दोष। आवश्यक उदाहरण प्रस्तुत करना। आगमन विधि के सिद्धांतों पहला सिद्धांत आता है आवश्यक उदाहरण प्रस्तुत करना। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम विशेष उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा निरीक्षण, उदाहरणों की सहायता से छात्र परिणाम तक पहुंचने की कोशिश करता है। तीसरा नियमिनीकरण, छात्र उदाहरणों का निरीक्षण करके किसी सामान्य नियम को निर्धारित करते हैं। सत्यापन, नियमों का निर्धारण करने के पश्चात छात्र स्वयं उदाहरणों की सहायता से सत्यापन करता है। गुणों की बात करें तो पहला गुण है इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। छात्र सरलता से नियमों का निर्माण करना सीखता है और इस विधि से प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। इसमें छात्र सदैव नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। उसमें खोज के प्रति उत्साह बना रहता है और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। इस विधि से छात्रों में तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति आत्म आदि गुणों का विकास होता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, अतः यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। गणित व व्याकरण जैसे विषयों के लिए भी उपयोगी है। दोष, समय अधिक लगता है। प्रशिक्षित अध्यापक ही इस विधि का प्रयोग कर सकता है। उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। परिणाम उदाहरणों पर निर्भर रहते हैं। निगमन विधि। निगमन विधि आगमन विधि की बिल्कुल विपरीत विधि है। इस विधि में छात्रों को पहले ही अनुभवों, प्रयोगों आदि द्वारा बने हुए नियमों एवं सिद्धांतों के बारे में बता दिया जाता है। छात्र स्वयं नियमों का निर्माण नहीं करता है। इस विधि में छात्रों को पहले ही कुछ नियम याद करा दिए जाते हैं और नियमों के आधार पर ही परिणाम निकाला जाता है। उदाहरण, रेप्टाइल जंतु के रोवे नहीं होते हैं, यह एक सामान्य नियम है एवं इस नियम के आधार पर यह परिणाम निकाला जाता है कि छिपकली रेप्टाइल है, अतः इसके बाल नहीं होते हैं। लैंडन के अनुसार निगमन विधि में सर्वप्रथम परिभाषा नियम सिखाया जाता है एवं फिर उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। अंत में तथ्यों के प्रयोग से स्पष्ट कर दिया जाता है। निगमन विधि के सूत्र है सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। निगमन विधि के सूत्र। नियम, सर्वप्रथम छात्रों के समक्ष नियमों को प्रस्तुत किया जाता है। प्रयोग, नियमों के सत्यापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निष्कर्ष, उदाहरणों की सहायता से निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। सत्यापन, उदाहरणों की सहायता से निष्कर्ष का सत्यापन करते हैं। नियमन विधि के कुछ गुण भी है, जिसमें पहला गुण है इस विधि से समय का अपव्यय नहीं होता है, अतः कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है अध्यापक व छात्रों को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। निगमन विधि आगमन विधि के साथ मिलकर यह उसकी अपूर्णता को संपूर्ण करती है और उसकी त्रुटियों को दूर करती है। इस विधि की सहायता से जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दोष, इसमें पहला दोष आता है यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर आदि सिद्धांतों का प्रयोग इस विधि में किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की बिल्कुल विपरीत विधि है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इस विधि में
छात्र स्वयं अपने अनुभव के आधार पर नहीं सीखते, छात्रों को समझना कठिन होता है। अंतिम दोष, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं करती है। डाल्टन योजना विधि, इस विधि को प्रयोग शासन विधि भी कहते हैं। यह विधि मिस हेलन आरवर्स्ट ने 1920 में अमेरिका के डाल्टन नगर में दी। इस विधि में पाठ्यक्रम पर जोर न देकर शिक्षण की व्यवस्थित प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। यह विधि स्वतंत्रता के सिद्धांत, चारित्रिक विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत एवं सहयोग की भावना के विकास के सिद्धांत पर जोर देती है। चरण की यदि हम बात करें तो पहला चरण ठेका या कॉन्ट्रैक्ट देना, विषय प्रयोगशाला व्यवस्था करना, वर्ग सम्मेलन व प्रतिवेदन निर्माण और प्रस्तुतिकरण करना है। शिक्षण के प्रतिमान, मॉडल ऑफ टीचिंग, शिक्षण प्रतिमान का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग मॉडल, क्रॉनबेक के अनुसार शिक्षण प्रतिमान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण व प्रतिमान। प्रतिमान या प्रतिमान को हम सहायक सामग्री के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इंजीनियर भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, आम आदमी भी इस शब्द का प्रयोग करते हुए मिलता है। मॉडल अथवा प्रतिमान शब्द को सामान्यतः तीन अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति समाज या किसी महापुरुष द्वारा बताए गए आदर्शों को अपने जीवन में उतारता है, तब यह कहा जाता है कि यह व्यक्ति एक अच्छे मनुष्य का प्रतिमान है, अर्थात यह तो धारा सिंह का मॉडल है। किसी वस्तु की त्रिआयामी आकृति जैसे मशीन का प्रतिमान, मकान का प्रतिमान, किसी कार्य की व्यवहारिक रूपरेखा जैसे हमें जिले के विभिन्न विद्यालयों का अवलोकन करने जाना है, इसके लिए हम जाने के मार्ग तथा वहाँ करने वाले कार्यों की रूपरेखा को लिखकर तैयार कर लेते हैं। इसी संदर्भ में विल्ड ने कहा है कि किसी विशेष आदर्श या प्रारूप के अनुरूप व्यवहार तथा क्रिया को रूप प्रदान करने की प्रक्रिया ही प्रतिमान कहलाती है। डॉक्टर एस के मंगल के अनुसार शिक्षण प्रतिमान से तात्पर्य उस कार्य योजना से है जिसके द्वारा एक शिक्षक को निश्चित शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपने कार्य संपादन के लिए आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा, एजम्पशंस ऑफ टीचिंग मॉडल, जिसमें पहली अवधारणा है शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा छात्रों में वांछित अनुभव प्रदान करना। दूसरा है शिक्षण में छात्रों की रुचि का उपयोग करना। तीसरा है शिक्षण कार्य के साथ साथ विज्ञान भी है। शिक्षण प्रतिमान इस पर भी जोर देता है। शिक्षक का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है, मानव योग्यता के विकास में सहायक है। शिक्षण प्रतिमान वास्तव में वातावरण उत्पन्न करने के प्रतिमान है जो सीखने के अनुभव के लिए वास्तविक तथा व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण में गुणात्मक उन्नति का अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण अभिव्यंजनाओं के निर्माण में सहायता देते हैं। अब हम अध्यापक शिक्षा के लिए अनेक प्रतिमान होते हैं। टीचिंग मॉडल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसमें तबा का शिक्षण प्रतिमान, टर्नर का शिक्षण प्रतिमान, फ्लोरिडा स्टेट विश्वविद्यालय का प्रतिमान, जॉर्जिया शिक्षण प्रतिमान, दंतोमेड़ो प्रतिमान, दी पिट्सबर्ग का प्रतिमान, टीचर्स दी रियोन वर्ल्ड मॉडल, दी साइरेक्यूस का प्रतिमान, स्टेज फोर्ड का प्रतिमान, मिशिंग स्टेट का प्रतिमान, दी विस्कोसिन का प्रतिमान, दी नॉर्थ वेस्ट रीजनल लेबोरेटरी का प्रतिमान और अंतिम दी मोस्चेस्ट्रोस का प्रतिमान। पहला प्रतिमान है तबा का शिक्षण प्रतिमान। इस प्रतिमान को आगमन प्रतिमान भी कहा जाता है। इस शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हिंदा तबा है, जिन्होंने सेंट्रल कोस्टा विद्यालय में किए गए प्रयोगों के आधार पर इसका विकास किया, जिससे छात्र अध्यापक अधिगम की समस्या का विश्लेषण करके उसका निदान तथा उपचार किया जा सके। इस प्रतिमान में मुख्य तथ्यों और सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। सामाजिक विज्ञान विषयों के शिक्षण में यह अधिक लाभकारी है। इस प्रतिमान हेतु हिंदा तबा ने 3 शिक्षण व्यू बताए हैं। पहले संप्रदाय का निर्माण करना, कि सबसे पहले अध्यापक को अपने विषय वस्तु के बारे में उसको बताना चाहिए ताकि वह उस विषय वस्तु का ठीक प्रकार से वो समझ सके। दूसरा, आंकड़ों की व्याख्या करना, जो विषय वस्तु ली जा रही है उसको ठीक प्रकार से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना। तीसरा, सिद्धांतों का प्रयोग करना, कि जो विषय वस्तु है उसके क्या सिद्धांत लिए जा रहे हैं वो भी छात्रों को हमें बताना चाहिए। तबा के शिक्षण प्रतिमान में का जो उद्देश्य रखे गए
उसमें पहला उद्देश्य है मानसिक क्रियाओं का विकास करना। तबा शिक्षण प्रतिमान का हमारा प्रथम उद्देश्य ये है कि बच्चों का किस प्रकार से मानसिक क्रियाओं का विकास किया जा सके। दूसरा उद्देश्य है कि सिद्धांतों का बोध करने की क्षमता का विकास करना, कि जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं उनको किस प्रकार से विद्यार्थी अपने जीवन में विकसित करें, यह भी तबा शिक्षण प्रतिमान में बताया गया। अब शिक्षण प्रतिमान की संरचना के बारे में हम बात करते हैं तो इस प्रतिमान में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है जिनसे मानसिक क्रियाओं का विकास हो सके, जैसे व्याख्या, पहचान, सामान्यीकरण, तथ्यों में संबंध, व्याख्या, निष्कर्ष, निरूपण, कल्पना, उपकल्पनाओं की व्याख्या आदि। सामाजिक प्रणाली इस शिक्षण प्रतिमान में अध्यापक व छात्र के मध्य सहयोग बना रहता है। अध्यापक शिक्षण की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, छात्र सक्रिय रहते हैं, अध्यापक पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। साथ ही अध्यापक और छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है और अध्यापक छात्रों के पथ प्रदर्शक का कार्य भी करता है और इसी प्रकार से उनमें समन्वय की भावना बनी रहती है। नेक्स्ट है संभरण व्यवस्था। तबा प्रतिमान की सरलता के लिए पर्याप्त मात्रा में साहित्य तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है। यदि हम इस प्रतिमान का उपयोग करते हैं तो हमें पर्याप्त मात्रा में साहित्य उपकरणों की आवश्यकता भी पड़ती है। मूल्यांकन हेतु जिन निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, प्रयोगात्मक परीक्षा ली जाती है। अब इसका उपयोग सामाजिक विषयों के लिए इस प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। प्रश्नोत्तर, चिंतन आदि से शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसकी सहायता से छात्रों में सृजनात्मकता तथा उत्पादक चिंतन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। जॉर्जिया प्रतिमान, जॉनसन, शेरॉन और स्टाफर। जॉर्जिया प्रतिमान का जो विकास हुआ 1968 में हुआ और इनके जो प्रतिपादक थे वे जॉनसन, शेरॉन व स्टारकर थे। इस प्रतिमान का विकास 1968 में हुआ। प्रतिमान का विकास जॉर्जिया स्थान पर हुआ, इस कारण इसका नाम जॉर्जिया प्रतिमान रखा गया। यह प्रारूप अलग तरह के पूर्व नियोजित शिक्षण स्टाफ या शिक्षकों को पूर्व सूचना तत्व एवं इस संदर्भ में उनके कार्यक्रम के विकास की ओर इंगित करता है। यह चुनाव कसौटी की ओर बल देता है, जैसे सहायक सामग्री, शिक्षण सहयोग, किसी क्षेत्र में दक्षता और विशेषज्ञता के आधार पर उनका चयन किया जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षण के विकास को महत्व देना है। नेक्स्ट प्रतिमान है फ्लोरिडा स्टेट विश्वविद्यालय। इस प्रतिमान का जो विकास किया गया वो 1968 में सोवार्ड द्वारा किया गया है, जिसमें अगले 10 वर्षों में समाज और शिक्षा के भावी स्वरूप का पूर्व कथन करते हुए शिक्षण की प्रकृति और प्रारंभिक विद्यालय अध्यापकों की भूमिका को तय करना महत्वपूर्ण माना गया। इस प्रतिमान में निम्न बातों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। पहला है क्षमताओं के अनुकूल कार्य करने की आदत डालना, कि बालक में किस प्रकार की क्षमता है उस प्रकार से उसके अंदर आदत डालनी चाहिए। दूसरा है बुद्धि क्षमता के अनुसार कार्य करना, कि कक्षा में सभी प्रकार की बुद्धि के बालक होते हैं और उनकी कार्य करने की क्षमता भी सभी की अलग अलग होती है। उसके कारण उनको उनकी बुद्धि क्षमता के अनुसार कार्यों का वितरण करना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाना। यह विधि, यह प्रतिमान बालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाती है। अध्यापक दायित्व ग्रहण क्षमता का विकास भी करती है, ज्ञानात्मक आवश्यकताओं का विकास भी करती है। फ्लोरिडा प्रतिमान शीघ्र चेतना संबंध को प्रस्तावित करता है, जिसमें निम्न रूप है: कार्यक्रम एवं विभागों के साथ व्यक्तिगत समिति एवं कल्पना करना, लगातार छोटे छोटे सेमिनार आयोजित करना, लेक्चर एवं वाद विवाद के साथ वीडियो टेप का प्रदर्शन करना, शिक्षण व्यवस्था में उपचार की व्यवस्था करना, कक्षा के 1-2 शिक्षण अनुभव एवं छात्रों के छोटे छोटे ग्रुपों के निर्देश अनुभव प्रदान करना है। इस प्रतिमान में सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण के लिए भी कार्यक्रम व्यवस्था की गई है। उसका व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो सके, जो योग्यता है उस कार्य को संपादित करने में सक्षम हो, उनका शिक्षक को ज्ञान कराया जाता है। टोल्डो प्रतिमान, इस प्रतिमान का प्रतिपादन 1968 में डिक्सन ने किया। यह प्रतिमान प्रशिक्षण पूर्व कारकों से संबंधित है तथा कक्षाओं तक ही सीमित है एवं किसी बहु इकाई विद्यालय के लिए उपयोगी अध्यापक तैयार करने के लिए ही इस प्रतिमान को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार के विद्यालयों में अनुसंधान और अनुदेशनात्मक इकाई को भी शामिल किया जाता है।
इसमें विशेषतः एक क्रमबद्धता मूल्यांकन को महत्व दिया जाता है, जो व्यवहारिक शब्दावली की आवश्यकता को स्वीकृति प्रदान करती है। टोल्डो प्रतिमान के अनुसार 4 पदों को शैक्षिक निर्णयों में प्रयोग किया जा सकता है, जिन्हें योजना, संरचना, क्रियान्वयन तथा पुनः चक्रीय कहा जा सकता है। प्रतिमानों द्वारा निम्न घटकों की पहचान की जा सकती है। मूल्यांकन केंद्रित निर्णय के विभिन्न स्तरों का ज्ञान, कसौटी की परिभाषा, नीतियों की परिभाषा आदि बताया जाता है। सूचनाओं का संग्रह में स्रोत यंत्र आते हैं। सूचनाओं के संगठन में औपचारिक व अनौपचारिक संरचनाएं आती हैं। सूचनाओं का विश्लेषण में विश्लेषण के पद व क्रियान्वयन सम्मिलित है। सूचनाओं की रिपोर्ट मूल्यांकन रिपोर्ट आती है। मूल्यांकन का प्रशासन, जिसमें अभिलेख, योजनाएं, नीतियाँ, मूल्यांकन की क्षमताएं तथा प्रारूप का संक्षिप्तीकरण सम्मिलित होता है। पिट्सबर्ग प्रतिमान, इस प्रतिमान का प्रतिपादन साउथवर्थ ने 1948 में किया। यह प्रतिमान पाठ्य वस्तु को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करता है ताकि शिक्षण प्रभावी हो सके। यह प्रतिमान अध्यापक शिक्षा में चिकित्सीय परिस्थितियों को विकसित करना आवश्यक मानता है। इस प्रतिमान में 3 क्रियाकलापों को महत्व दिया जाता है। अध्यापक शिक्षा के लिए अनुसंधान कार्य, अध्यापन व्यवसाय में प्रवेश हेतु तैयार कर रहे तथा सेवारत अनुभवी शिक्षकों को पुनः प्रशिक्षण हेतु कार्य करना। नेक्स्ट, युवाओं को शिक्षित करने के लिए शैक्षिक सेवामूलक क्रियाकलाप करना। पिट्सबर्ग प्रतिमान व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु निम्न प्रकार की अध्यापन क्षमताओं के सूचीबद्ध करता है, जिसमें अधिगम और शिक्षण उद्देश्य को स्पष्टीकरण करना, छात्रों के अधिगम लक्ष्य प्राप्ति का मूल्यांकन करना कि छात्रों ने कहाँ तक अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर पाए, इसका मूल्यांकन भी किया जाता है। नेक्स्ट, अधिगम करता है कि विशेषताओं का निर्धारण करना कि जो शिक्षक छात्रों को सिखा रहा है तो उसमें शिक्षक किस प्रकार से छात्रों को सिखाता है, उसका भी निर्धारण किया जाए। छात्रों के साथ दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक अधिगम कार्यक्रम की योजना बनाना, छात्रों को सीखने के लिए निर्देश देना, छात्रों के व्यवहार को निर्देशित करना, सीखने वालों का मूल्यांकन करना, अन्य अध्यापकों के साथ शिक्षण कार्य संपादित करना और विकास को समृद्ध करना। टीचर फॉर द रियल वर्ल्ड मॉडल या वास्तविक जगत हेतु शिक्षण प्रतिमान, इस प्रतिमान का प्रतिपादन स्मिथ ने 1969 में किया। यह प्रतिमान प्रशिक्षण के क्रियात्मक कारकों को महत्व देता है, मूल्यांकन को नहीं। लेकिन अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन को अस्वीकृति भी नहीं किया जा सकता। इस प्रतिमान में निम्न बातों पर बल दिया जाता है, जिसमें पहला है मूल्यांकन व पृष्ठपोषण तकनीक का प्रयोग कार्यक्रम के अंत में करना चाहिए ताकि परीक्षार्थी के व्यवहार का पता लगाया जा सके। दूसरा है परीक्षार्थियों के मूल्यांकन के पश्चात उनकी क्षमताओं का निर्धारण किया जाता है। प्रतिमान है मिशिगन राज्य प्रतिमान। इस प्रतिमान के प्रतिपादक हॉस्टॉक ने 1968 में किया। इस प्रतिमान में प्रशिक्षण पूर्व व प्रशिक्षणकालीन कारकों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विभिन्न प्रारूपों पद्धतियों का पुनरावलोकन किया जाता है। इस प्रतिमान के लिए जो पद निर्धारित किए गए हैं वो इस प्रकार है। पहला, उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। दूसरा, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन जो भी होते हैं उनको जुटाया जाता है। तीसरा, शिक्षण प्रशिक्षण अनुभवों को संरचित किया जाता है। नेक्स्ट, उपलब्धि तथा निष्पादन का मूल्यांकन भी किया जाता है। उपरोक्त पदों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न क्रियाकलाप किए जाते हैं, जिसमें आंकलन के लिए नई तकनीक को विकसित करना, व्यवहारिक उद्देश्यों को परिभाषित करना, शोध संसाधनों को विकसित करना और प्रबंध नियोजन को विकसित करना शामिल है। साथ ही स्नातक स्तरीय विषयगत अनुभव दिए जाने के साथ ही 3 से 6 सप्ताह के प्रायोगिक अनुभव, जिसे प्रयोगशाला के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जो जरूरी माना जाता है। इस प्रकार के अनुभव की प्राप्ति में विभिन्न प्रकार के बालकों को शामिल किया जाता है, जिसमें कि यथार्थता आए। शिक्षण कार्यक्रम के अंत में कम से कम 10 सप्ताह के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था इस प्रारूप में की जाती है। इस प्रारूप में अध्यापक कक्षा दायित्व को भी महत्व दिया जाता है। जॉर्जिया प्रारूप की प्रारंभिक अवस्था वह है जिसमें अध्यापक शिक्षा का प्रतिमान इस प्रकार बनाया जाता है जिसे अध्यापक के कक्षा के अंदर जो कार्य करना होता है। मिशिगन राज्य प्रतिमान शिक्षण की आधारभूत कुशलताओं की पहचान, कोर स्किल ऑफ टीचिंग, जिसमें हम उद्देश्य और लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं, जिसमें शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः इसकी सफलता के लिए
उद्देश्यों का निर्धारण, पूर्व निर्धारण परम आवश्यक है। शिक्षण एक ऐसी अंतःक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों शिक्षण उद्देश्यों के माध्यम से एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। एनसीईआरटी के अनुसार उद्देश्य वह बिंदु है या वह चीज है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, अर्थात उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, अर्थात जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। कक्षा प्रबंध संबंधी कुछ कुशलता है, जिसमें पहली एक कुशलता आती है कि अध्यापक की वेशभूषा तथा मुख मुद्रा किस प्रकार से होनी चाहिए। कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व अध्यापक को अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके वस्त्र सामान्य और स्वच्छ होने चाहिए। अध्यापक की मुख मुद्रा विश्वास युक्त तथा प्रसन्नचित्त होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक अध्यापक के लिए यह है कि कक्षा में प्रवेश करने से पहले विषय की अच्छी तैयारी होने से अध्यापक में आत्मविश्वास ही आ जाता है और किसी प्रकार की घबराहट भी नहीं होती है। कुछ अध्यापक कक्षा में पहली बार प्रवेश करते समय लज्जा या शर्म से भर जाते हैं। ये सभी लक्षण अध्यापक में आत्मविश्वास के अभाव की सूचक है। छात्र ऐसे अध्यापक को तुरंत ताड़ जाते हैं और शिक्षक का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए अध्यापक का कर्तव्य है कि वो अपनी वेशभूषा और मुख मुद्रा और को सुचारू रूप से बनाए रखे ताकि उसमें आत्मविश्वास भी बना रहे और जब भी वो क्लास में जाए पूर्ण रूप से तैयारी करके क्लास में अपना शिक्षण का कार्य करे। दूसरा है स्वाभाविक गतिशीलता। एक अध्यापक जब कक्षा में पढ़ाता है तो उसको स्वाभाविक रूप से शिक्षण कार्य करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय न तो शिक्षक को एक स्थान पर न मूर्तिवत खड़े रहना चाहिए और वहीं अनावश्यक रूप से इधर उधर भी नहीं घूमना चाहिए। जैसा कि अंग्रेजी की कहावत है कि नाइदर स्टैंड लाइक ए स्टैटू नॉर मूव लाइक ए शटल कॉक, अर्थात एक शिक्षक को आवश्यकता अनुसार स्वाभाविक रूप से गतिशील होना चाहिए। यदि अध्यापक एक ही स्थान पर बराबर खड़ा रहता है तो कक्षा में बैठे हुए कुछ छात्रों को छामपट को देखने तथा नोट करने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। इसी प्रकार कक्षा में अधिक गतिशीलता या घूमते रहकर अध्यापक का कुछ बोलना या पढ़ना भी ठीक नहीं होता है। छात्र ऐसे अवसर पर अध्यापक की मुख मुद्रा देखते हैं तथा छात्र उसके मुख से निकले शब्दों को श्रवण करते रहते हैं। उचित अंग संचालन। शरीर के एक या एक से अधिक अंगों के चालन द्वारा जब वक्ता या शिक्षक अपने भाव या विचार को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है तो उचित हाव भाव जैसे आंख से इशारा करना, सिर घुमाना, चलते हुए क्रियाएं करना शामिल है। अंग संचालन का प्रमुख उद्देश्य होता है कि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहना। कक्षा शिक्षण में अध्यापक अंग संचालन का सहारा लेते हुए अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से स्वीकृति, अस्वीकृति, प्रशंसा या विरोध प्रकट करने के लिए अध्यापक को अंग संचालन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कक्षा में शोर होते समय आप हाथ हिलाकर शांत होने का निर्देश देते हैं। किसी छात्र को उठकर उत्तर देने के लिए हाथ की उंगलियों को हिलाकर संकेत देते हैं। क्रोध को व्यक्ति करने के आंखों की भौं को तानना। कक्षा में पढ़ाते समय इस प्रकार अंग संचालन की क्रियाएं अध्यापक को और भी प्रभावशाली बनाती है। संप्रेषण संबंधी कौशल, स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें पहला स्किल है वर्णन या विचार। अध्यापक को प्राय कक्षा में किसी घटना या वर्णन या विवेचन करना होता है। एक कुशल अध्यापक उदाहरण देकर किसी दृश्य या घटना का सचित्र वर्णन विद्यार्थियों के सामने इस प्रकार प्रस्तुत करता है तो विद्यार्थियों के लिए रुचिकर हो जाता है। एक कुशल अध्यापक भावनात्मक स्थिति, देश प्रेम, क्रोध, वीरता का भावपूर्ण विवेचन करता है। वैचारिक विषय, दहेज प्रथा, विज्ञान की देन, युद्ध, शांति जैसे छात्रों के सामने चित्र प्रस्तुत हो जाते हैं। कविता पाठ, इस कौशल का विकास करने के लिए किसी कविता या गीत को उचित भावना अनुसार उचित आरोह अवरोह लेके पढ़ने का विकास किया जाता है। कविता को प्रभावशाली ढंग से पढ़ने के लिए एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि उसमें निहित भावों को अनुभूति की जाए तथा भावों के अनुरूप मुख मुद्रा तथा अंग संचालन स्वतः ही होने लगता है। एक अध्यापक द्वारा इस प्रकार से पाठ पढ़ाने से
विषय प्रभावशाली बन जाता है। नेक्स्ट है अभिनय। एकांकी कहानी या नाटक को भली भांति समझने के लिए अभिनय का सहारा लेना पड़ता है। कहानी के किसी पात्र या पात्रों की वार्तालाप अभिनयात्मक ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा घटना के वर्णन या कहानी सुनाते समय विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए अभिनय कला का सहारा लेना उचित है। अभिनय मोनो एक्टिंग, जिसमें एक ही व्यक्ति किसी वार्तालाप, कहानी या एकांकी के सभी बातों का अभिनय प्रस्तुत कर एक अध्यापक अभिनय कला में निपुण हो जाता है तथा निरस विषय को भी सरल बना देता है। अतः इस कला में अध्यापक लोकप्रियता हासिल कर सकता है। अब बात आती है व्याख्या की। पाठ्य वस्तु की यदि हम किसी अंश की व्याख्या करते हैं तो अध्यापक को उसका सरलार्थ बताने की कोशिश करनी चाहिए। अध्यापक को कभी सृजनात्मक तथा आलोचनात्मक स्तर पर व्याख्या नहीं करनी चाहिए। साथ ही आलोचनात्मक व्याख्या के अंतर्गत पाठांश में कही गई बातें, भाव या विचार का मूल्यांकन कर उसके गुण, उसके दोष आदि का विवेचन छात्रों की सहायता से अध्यापक विषय वस्तु की उपादेयता औचित्य का निर्णय करता है। सृजनात्मक व्याख्या में छात्र तथा अध्यापक दिए गए विचार को प्रसंग, कल्पना और मौलिकता की सहायता से नए रूप में प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण के साधन के प्रयोग संबंधी कौशल। शिक्षण में हमें किन किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, ये इस विषय में हम बात करते हैं, जिसमें कक्षा में विषय वस्तु को रुचिकर बनाने के लिए कुछ साधनों का प्रयोग विशेष महत्व होता है, जिसमें शिक्षण साधन का चुनाव, जिसमें पाठ की आवश्यकता तथा शिक्षण साधन मिलने की संभावना, कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को समझाने के लिए किस प्रकार की सामग्री चाहिए, वो सभी चीज़ें सम्मिलित होती है। चार्ट, मॉडल, मानचित्र और आरेख तैयार करना। जैसे कक्षा में पाठ को पढ़ाते समय प्रयोग में लाए जाने वाली चार्ट, मॉडल, मानचित्र, आरेख बनाने की कला में छात्रों को परिचित किस प्रकार से कराया जाए, ये भी बताया जाता है। नेक्स्ट है यांत्रिक साधनों का संचालन। जैसे टेप रिकॉर्डर, स्लाइड, प्रोजेक्टर, OHP रिकॉर्डिंग आदि यंत्रों की कार्य प्रणाली को समझकर उन्हें चलाने की विधि भी छात्रों को दी जाती है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। और शामपट्ट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। अध्यापक का शामपट्ट लेख सुंदर होना चाहिए। अक्षर न तो छोटे हो और न बहुत बड़े हो। महत्वपूर्ण बिंदुओं को रंगीन चौक से रेखांकित करें। छात्रों के इसके महत्व का आभास इस स्वतः हो जाएगा। शामपट्ट पर चित्र, रेखा चित्र, सारणी, आलेख आदि को बनाना आवश्यक हो जाता है। इन सबको बनाने में रंगीन चौक की सहायता भी लेनी चाहिए। शामपट्ट और अध्यापक का स्थान विशेष महत्वपूर्ण होता है। यदि अध्यापक शामपट्ट के सामने खड़ा होकर यह कार्य करता है तो छात्रों को देखने या पढ़ने में कठिनाई होती है। कुछ अंश लिख लेने के बाद छात्रों की सक्रियता में आए, इसके लिए कक्षा पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के लेख से उसके व्यक्तित्व का आभास होता है, उसी प्रकार शामपट्ट कार्य से उसकी अध्यापन कला का भी पता चलता है। नेक्स्ट, छात्रों की मनोवृत्ति तथा व्यवहार में परिवर्तन संबंधी कौशल। इसमें पहला पॉइंट आता है धैर्यपूर्वक सुनना। अध्यापक को किसी भी मामले में वास्तविक कारण समझकर निर्णय लेना चाहिए। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखकर वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जब कोई विद्यार्थी अनावश्यक रूप से दोषारोपण करने लगे। सेकंड है सुझाव देना। एक अच्छे अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वह समस्याग्रस्त बालकों को सुझाव दे, उनकी समस्या का समाधान करे, उनके राह में आने वाली कठिनाइयों का धीरे धीरे समाधान करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। निर्देशन। कोई भी विद्यार्थी जब चाहे अध्यापक से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। एक अध्यापक के लिए उसकी आवश्यकताओं, समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी बालक आपसे मार्गदर्शन चाहे, आप उसकी आवश्यकताओं तथा समस्या के सही पहलुओं को समझने की कोशिश करें। परामर्श, काउंसलिंग। बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुरूप उसकी प्रगति तथा कार्य क्षेत्र का चुनाव करने के लिए अध्यापक को आवश्यकता अनुसार परामर्श देना चाहिए। परामर्श व्यवस्थित तथा सामूहिक दोनों रूप से दिए जाने चाहिए। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें अपनी प्रगति में रुकावट दूर करने या विषयों अथवा व्यवसाय का चुनाव करने में अध्यापक को उपयुक्त समझा जा सकता है। शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशलों के बारे में के बारे में हम अध्ययन तृतीय क्लास के अंतर्गत करेंगे।